मेरी बहन रात के अंधेरे में अपने आशना के साथ घर छोड़कर भाग गई थी। हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे थे। बहन जो कालक हमारे चेहरों पर मल कर गई थी, उस जिल्लत से मैं पागल हो गया और उस शख्स के साथ मेरी बहन भाग गई थी। दिन दहाड़े उस शख्स के घर गया और उसकी बहन को उठा लाया। मुझे मालूम था यह सुनकर वो शख्स जरूर मेरे दरवाजे पर आएगा। अगले रोज वो हमारे दरवाजे पर था और जो उसने कहा, मेरे सर पर जैसे आसमानी बिजली गिरी। रात का दूसरा पहर चल रहा था, लेकिन हमारे घर में मालूम होता था जैसे दिन निकला हो। पूरा घर सन्नाटे की जद में था। हालांकि तमाम मकीन जाग रहे थे। हमारे घर में जो हो चुका था वो बताने के काबिल नहीं था। मेरी आंखों में खून उतर रहा था। मेरी अम्मा मेरे सामने बैठी बिना आवाज के रो रही थी। उनके आंसू मेरे दिल पर गिर रहे थे। मेरे लिए मेरी माँ सबसे ज्यादा अहमियत की हामिल थी, और जब मेरे सामने बाप का इंतकाल हुआ था तब से तो कुछ ज्यादा ही वो मेरे दिल के करीब हो गई थी। इसलिए उनका रोना मुझे अजियत से दो चार कर रहा था। मैं बेबसी की इस इंतहा पर था जहां पर मैं अपनी माँ के लिए कुछ भी नहीं कर सकता था। यकदम ही मेरी निगाह दाएं जानिब गई। वहां मेरी छोटी बहन ज़ारो कतार हिचकियों से रो रही थी। मैंने खून आसमान निगाहों से उसके वजूद को देखा था और अगले ही पल लाउंज में एक जनाटेदार थप्पड़ की आवाज गूंजी थी, जबकि मेरी बहन दूर जाकर गिरी थी। मैं मजीद उसे मारने के लिए आगे बढ़ता, उससे पहले ही मुझे मेरे बड़े भाई ने थाम लिया था। मैं छोटी का कत्ल कर देना चाहता था, क्योंकि उसे हर एक बात मालूम थी। उसके बावजूद उसने हमसे तमाम बातें छुपाई थी, और आज जो हमारे साथ हुआ था, अब हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे थे। मैंने उसके वजूद को खूनखार निगाहों से घूर कर देखा था और गुस्से से फनकारा, तुम बहन के नाम पर धब्बा हो। तुम्हारे सामने वो सब कुछ करती रही और तुम हमसे हर चीज छुपाती रही। मुझे सब मालूम है तुमने ये सब कुछ क्यों किया है, ताकि इस घर का सारा प्यार तुम्हें मिले, वो कमरा, इसके तमाम चीजें तुम्हें मिल जाए। उसकी वजह से जो तुम्हें हमेशा नजरअंदाज किया जाता था, उन्हीं सब चीजों का बदला लिया है। और तुम्हें मालूम है तुम्हारी इस नादानी के चक्कर में हमारे साथ क्या हो गया है। जबकि मेरी छोटी बहन रुमैसा मुझे देखते हुए बोली, भैया ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे आप ही के बारे में इतना इल्म नहीं था। मुझे तो बस इतना ही मालूम था कि वो किसी से रात में बात करती हैं, वो भी मजीद कुछ कहती। मैंने अपने भाई को दूर झटका था और गुस्से के आलम में अपने कदम रुमैसा की जानिब बढ़ाए थे और थप्पड़ों की बरसात उस पर कर डाली थी। मेरी अम्मा भी बीच में हाइल हो गई थी और मुझ पर अब गुस्सा करने लगी थी। इसको तुम क्यों मार रहे हो? जिसने गलती की है उसे सजा दो। जबकि मुझे सब मालूम था किसका क्या कसूर है और किसको क्या सजा देनी है। मुझे रोमी पर बस एक बात का गुस्सा था। बेशक उसकी कोई गलती नहीं थी, सारी गलती अलिशबा की थी। उसने ही गैर मर्द के साथ मोहब्बत के पींगे बढ़ाई थी। लेकिन अगर रूमी बर वक्त हमें इसके करतूतों के बारे में बता देती तो आज ये सब तमाशे हमारे घर में नहीं लग रहे होते। मेरा भाई मेरे हाथ पकड़कर घर से बाहर ले आया था, जबकि मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं अपनी बहन को ढूंढ कर उसका कत्ल कर दूं। मुझे अलिशबा से बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। वो मेरे दिल के बेहद करीब थी। मैं उसे सबसे ज्यादा चाहता था और उसने जो किया था वो मेरे लिए बहुत तकलीफ दे था। मेरा बड़ा भाई मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, ज़ीशान हौसला करो, इस तरह की हरकतें मत करो। अब तमाम मामलात हमें ही देखने हैं। अगर हम इस तरह करेंगे तो घर किस तरह चलेगा? घर की बात घर में ही दबा दो। शोर शराबा करने से सिवाय बदनामी हमारे नसीब में आएगी। जबकि मैं जानता था ये बातें उछलनी ही हैं। लोग जब अलिशबा की गुमशुदगी का पूछेंगे तो हम उन्हें क्या जवाब देंगे? ये सोच आते ही मेरा दिल कांप उठता था। मैं रोना नहीं चाहता था, लेकिन आज जिंदगी में पहली बार मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। वाकई इज्जत अगर इंसान की खराब हो जाए तो फिर कुछ नहीं बचता। मैं जमीन पर निडाल होकर बैठ गया था।
जबकि मेरा भाई एक बार फिर मुझे संभालते हुए बोला, इस तरह से हिम्मत मत हारो, अभी तो हमें अम्मी को भी संभालना है और छोटी का कोई कसूर नहीं है इसमें, उसे मत मारो। वो बेकसूर है, किसी और की सजा उसको क्यों दी जा रही है? मैं कुछ भी बोलने की हालत में नहीं था, बस खामोशी से भाई की बातें सुन रहा था। उन्होंने मुझे तकरीबन 1 घंटा समझाया था। हम दोनों भाई दोपहर से इसकी तलाश में घर से निकले हुए थे, लेकिन ना जाने वो कहाँ गायब हुई थी। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो जिसको पसंद करती थी, हमने उसकी पूरी जांच पड़ताल कर ली थी। वो लड़का ज्यादा अमीर भी ना था, एक माजूर बाप की औलाद था, एक छोटी बहन और एक माँ थी। वो खुद घर का वाहिद कफालतगार था, जबकि हम उसके मुकाबले में काफी हैसियत वाले थे। मेरी और मेरे भाई की पहचान बाहर बहुत थी। हम जब उसके घर में दोपहर के वक्त शोर करके आए थे तो उसका लाचार बाप एक ही बात बोल रहा था, बेटा हमें उसके बारे में इल्म नहीं है, वो 2 रोज से घर से निकला हुआ है और अभी तक नहीं लौटा। उसकी माँ और मैं तो वैसे ही हलकान हैं। बेटा हमें नहीं पता कि वो आपकी बहन को भगाकर कहाँ लेकर गया है, हमें माफ कर दो, हम कुछ नहीं जानते। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं उस आदमी का कत्ल कर दूं। मुझे मालूम था कि वो माजूर है, उसका इन चीजों में कोई लेना देना नहीं, लेकिन वो इस बेगैरत इंसान का बाप था और वो कितनी आसानी से ये बात बोल रहा था कि हमें इल्म नहीं, वो कहाँ पर है और हम नहीं जानते। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं उसका घर जलाकर राख कर दूं, लेकिन मेरे भाई ने मुझे काबू कर लिया था और हम दोनों घर आ गए थे। मैंने जिंदगी में सबसे ज्यादा मोहब्बत अपनी छोटी बहन अलिशबा से की थी। वो मेरे दिल के बहुत करीब थी। मैं अपनी हर बात उससे करता था, उसकी हर बात मुझे मालूम थी, लेकिन बस जरा सी चौंक ने सब काम खराब करके रख दिया था। वो ना जाने कब उस लड़के के चक्कर में पड़ी और उसने हमारी इज्जत को खाक कर दिया। मुझे कुछ इल्म ही नहीं था। बचपन से ही उसका रिश्ता मेरी फूफो के घर तय था। उसकी शादी बहुत जल्द होने वाली थी और अगर ये बात फूफो को मालूम होती तो उनके भी अपने ससुराल में बहुत बदनामी होनी थी। और मैं उनके दिमाग से बाखूबी वाकिफ था। वो गुस्से की बहुत तेज थी। अगर उनकी इज्जत पर जरा भी बात आती तो वह नस्ल की नस्ल उजाड़ देती थी। और मुझे मालूम था अगर उनकी बदनामी हुई तो साथ हमारी बदनामी भी होगी। वो गुस्से में आकर ही तमाम खानदान में इस बात को फैला देंगी और ये चीज मुझे डरा रही थी। मुझे तो यही सोच सोच कर टेंशन हो रही थी। काफी देर बाहर बैठने के बाद मेरा भाई मुझे घर के अंदर ले आया था। रात बहुत हो गई थी, वरना तो मेरा कोई इरादा नहीं था घर के अंदर आने का, क्योंकि अंदर आते ही मेरा दम घुटने लगता था। हम जिस इलाके में रहते थे वहां अक्सर ही चोर लुटेरे आते रहते थे, इसलिए भाई मुझे जबरदस्ती घर ले आए थे। हम दोनों घर में दाखिल हुए तो अब लाउंज में कोई भी मौजूद नहीं था। शायद अम्मी अपने कमरे में चली गई थी, भाभी अपने और छोटी अपने कमरे में जा चुकी थी। मैं भी अपने कमरे में जाना चाहता था, लेकिन भाई मुझे जबरदस्ती अम्मी वाले कमरे में ले आए थे। उनका कहना था कि अम्मी को अभी हम दोनों भाइयों की जरूरत है, उन्हें हमें ही सहारा देना होगा। अगर हम इस तरह से अपने कमरों में जाकर बंद हो जाएंगे तो वो अकेली सारी रात रोती रहेंगी। मैं किसी की बात सुनना नहीं चाहता था, यहाँ तक कि अपनी माँ की बात भी नहीं। मगर सबके बरक्स मैं अपने भाई की बात कभी नहीं टालता था। उसकी बात मेरे लिए सबसे पहले थी। मैं अम्मी के कमरे में नहीं आना चाहता था। उनकी रोई रोई आंखें मेरा दिल चीर रही थी, मगर भाई जबरदस्ती मुझे उनके कमरे में लेकर दाखिल हो चुके थे। वो जाए नमाज पर बैठी ज़ारो कतार रो रही थी। मैंने जब से मुठियाँ भींची थी। मेरी बहन जो कारनामा अंजाम दे चुकी थी, उसके बाद ये सब तो होना ही था। मुझे अलिशबा से शदीद नफरत महसूस हो रही थी। मेरा दिल चाह रहा था कि उस लड़की को ढूंढ कर मैं ख़त्म कर दूं। उसकी वजह से मेरी माँ इस हाल में बैठी हुई थी। उसे सब मालूम था कि अम्मी किस हाल में है। उन्हें इस तरह तना छोड़कर नहीं जाना चाहिए, लेकिन वो लड़की सब चीज़ों को भूलकर एक अंधेरे कुएं में कूद चुकी थी। हम दोनों भाई
ایک طرف کو بیٹھ گئے تھے، جبکہ میری امی ہچکیوں سے روتے ہوئے اللہ سے فریاد کر رہی تھی کہ کہیں سے بھی ان کی بیٹی گھر واپس آ جائے اور ان کی عزت خراب ہونے سے بچ جائے۔ لیکن بھاگے ہوئے بھلا کب واپس آتے ہیں؟ کافی دیر بعد انہوں نے دعا مکمل کر کے ہم دونوں کی جانب دیکھا تھا، جبکہ میں اپنی نظروں میں ہی گر گیا تھا۔ میں نے امی سے ابو کے انتقال کے اگلے روز ہی وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کی آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں آنے دوں گا۔ میں ہوں اپنی بہنوں کا باپ، آپ پریشان مت ہوں، میں ان کے سر پر ہاتھ رکھوں گا، میں ان کی حفاظت کروں گا، انہیں نہ کبھی کسی بری چیز میں جانے دوں گا اور نہ ہی ان کے قریب کوئی بری چیز آنے دوں گا۔ لیکن میں اپنے وعدے پر پورا نہیں اترا تھا۔ میری اماں میری طرف دیکھتے ہوئے بولی، ذیشان کچھ پتہ چلا؟ کہاں ہے میری الشبہ؟ میں اس طرح سے نہیں بیٹھ سکتی۔ تمہاری پھپھو کو میں کیا جواب دوں گی؟ اس کی امانت کی میں حفاظت نہیں کر پائی۔ اللہ کے لیے کہیں سے بھی الشبہ لا دو۔ تمہارا باپ حشر کے میدان میں جب مجھ سے سوال کرے گا تو میں اسے کیا منہ دکھاؤں گی کہ میں نے یہ تربیت کی تھی اپنی بیٹی کی، جبکہ میں بالکل بے بس تھا۔ وہ مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی میں جھٹکے سے اٹھا تھا اور اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ میں نے کمرے کا دروازہ بند کر لیا تھا اور اس کے ساتھ ہی بیٹھتا چلا گیا تھا۔ کون کہتا ہے کہ مرد روتا نہیں؟ بس کوئی پوچھنے والا ہونا چاہیے۔ میری آنکھوں سے آنسو تواطار بہنے لگے تھے۔ آج پہلی بار شدت سے مجھے میرا باپ یاد آ رہا تھا۔ اگر وہ اس دنیا میں حیات ہوتے تو آج جو ہوا تھا وہ کبھی نہ ہوتا۔ مجھے سانس لینے میں دشواری محسوس ہو رہی تھی۔ میں کل رات سے سویا نہیں تھا۔ سارا دن اسے ڈھونڈنے میں نکل گیا اور ابھی بھی میری آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ بس آنکھوں میں پانی جمع تھا۔ میں اللہ سے شکوہ کر رہا تھا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا۔ میں جانتا تھا بھائی بھی تکلیف میں ہے، لیکن وہ بہت تحمل مزاج تھا، ہر چیز کو سمجھ جاتے تھے، لیکن مجھ میں اتنی برداشت نہیں تھی۔ میں ساری رات اذیت میں رہا تھا۔ کبھی کھڑکی میں کھڑا ہو جاتا تو کبھی باہر گلی میں چلا جاتا۔ میری حالت ایک ذبح ہوئے جانور کی مانی تھی جو تکلیف سے تڑپ رہا ہوتا ہے اور اسے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ پل بعد اس کی سانس نکل جائے گی، اور یہی حال میرا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ کچھ روز بعد ہماری عزت اچھل جائے گی۔ جیسے تیسے کر کے رات گزر ہی گئی تھی، لیکن اس رات کا ایک ایک پل میرے لیے کسی عذاب سے کم نہیں تھا۔ اگلی صبح ہم سب کے لیے بالکل بھی روشن ثابت نہیں ہوئی تھی۔ میں پوری رات نہیں سویا تھا اور صبح جلدی اٹھ کر کمرے سے باہر آ گیا تھا، جبکہ سامنے کا منظر دیکھ کر میرے اوسان خطا ہو گئے تھے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا جو میں دیکھ رہا ہوں وہ حقیقت پر مبنی ہے۔ میری پھپھو سامنے بیٹھی ہوئی تھی اور ان کے برابر میں ہی ان کا بیٹا بیٹھا ہوا تھا جس سے الشبہ کی نسبت طے تھی۔ اس کے لباس سے لگ رہا تھا کہ وہ آفس جا رہا ہے۔ وہ یقیناً اسے آفس سے روک کر یہاں لائی تھی۔ بھائی اور امی ان کے سامنے نگاہیں جھکا کر بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ پھپھو بالکل سن محسوس ہو رہی تھی۔ یقیناً امی نے انہیں تمام رودات بتا دی تھی۔ میں جیسے ہی لاؤنج میں داخل ہوا تو میری پھپھو کا سکتہ ٹوٹا تھا اور وہ میری طرف دیکھتے ہوئے غصے سے پھنکاری تھی، ذیشان یہ سب کچھ کیا تماشا ہے؟ تمہاری اماں کیا بول رہی ہیں؟ تمہیں کچھ ہوش بھی ہے؟ میں انہیں اپنی تمام بات سمجھاتا یا انہیں سنبھالتا، اس سے پہلے ہی وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی اور سر نفی میں ہلاتے ہوئے غصے سے چیختے ہوئے بولی تھی، لیکن نہیں بھائی، دیکھو تو صاحب کو اتنی بڑی مصیبت گھر میں آئی ہوئی ہے اور یہ صاحب نیند پوری کر کے آ رہے ہیں۔ وہ تالی بجا کر داد دینے والی انداز میں بولی، جبکہ میں نے شرمندگی سے نگاہیں جھکا دی تھی۔ اس بار وہ غصے سے بولی، تمہیں تو نیند سے فرصت ملے تو اپنی بہنوں کی حفاظت کرو نا، کر دیا نا میرے بھائی کو بدنام۔ کتنی عزت تھی معاشرے میں ان کی، ایک نام تھا میرے بھائی کا، لیکن تمہاری نام نہاد بہن نے سارا نام ڈبو دیا۔ اس لڑکی نے ہماری عزت کو 2 ٹکے کا کر کے رکھ دیا ہے۔ جبکہ یہ خبر لوگوں میں پھیلے گی تب کیا کرو گے سوائے منہ چھپانے کے؟ اور یہی عالم میرے ساتھ ہونے والا ہے۔ کیا جواب دوں گی میں اپنے سسرال میں جب سب پوچھیں گے کہ بتاؤ
फराज की दुल्हन कहाँ है? मैंने जब्त से आंखें मींची थी। वो मेरी माँ की तरफ इशारा करते हुए बोली, इस औरत ने बिगाड़ा था हमारी भतीजियों को। मैंने कितनी बार कहा भाभी से, लड़की जात है, बुरके में बाहर भेजा करें, लेकिन नहीं, उन्हें तो लगता था कि हम उनके दुश्मन हैं। 1000 बार तुम्हारी बहन को मैंने भी ताकीद की थी, पर्दे में बाहर जाया करो, इस तरह दिन दहाड़े दरवाजे पर मत खड़े हुआ करो। लेकिन हमें तो ये कहकर चुप करवा दिया जाता था कि हम काफी पुराने इस मोहल्ले में रह रहे हैं, यहाँ सब शरीफ लोग हैं। देख लो, शरीफ लोग ही तुम्हारी बहन को ले उड़े। मेरा दिल चाह रहा था कि जमीन फटे और मैं उसमें समा जाऊं। फूफो की बातें मेरा दिल चीर रही थी। वो अभी भी चुप नहीं हुई थी, बल्कि मजीद बोली, तुम्हारी बहन को यह भी समझाया था कि मैट्रिक कर लिया है, घर बैठो, कॉलेज में दाखिला लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन नहीं भाई, तुम्हारी माँ को तो हमारी बातें ही बुरी लग गई थी और उन्होंने साफ कहा था कि आज के माशरे में औरत का पढ़ना बहुत ज़रूरी है। देख लें भाभी कितना ज़रूरी है औरत का पढ़ना। वो तंजिया मेरी माँ की तरफ देखते हुए बोली थी। उनकी बातें मेरे दिमाग पर हथौड़े की मानिंद बरस रही थी। उन्होंने कई बातें हमें सुनाई थी और आखिर में पैर पटक कर घर से चली गई थी। मुझे मालूम था कि अब थोड़ी देर बाद क्या तमाशा लगने वाला है। मैंने गर्दन घुमाकर देखा तो मेरी माँ बहुत बुरी तरह से रो रही थी। इस बार तो मेरा भाई भी आप दीदा नजर आ रहा था। फूफो की बातें हमारा दिल चीर गई थी। मैंने सोच लिया था छोटी को अब मैं अपनी निगाहों के सामने ही रखूंगा, उस पर हर वो पाबंदी लगाऊंगा जो फूफो बोल कर गई थी, क्योंकि अब एक और दफ़ा इस बदनामी का दाग अपने माथे पर नहीं सजाना चाहता था। मैं बस दिल ही दिल में दुआ कर रहा था कि फूफो को हमारे हाल पर रहम आ जाए और वो बाहर जाकर तमाशा ना लगाएं। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ मेरी खाम ख्याली ही थी। थोड़ी देर बाद ही ये बात पूरे ख़ानदान में आग की मानिंद फैली थी और मेरे सोचने के बिल्कुल ठीक मुताबिक हमारे फ़ोन बजने शुरू हो गए थे। उन्होंने चंद ही सेकंड में पूरे ख़ानदान में ये बात फैला दी थी कि हमारे घर की बेटी भाग चुकी है। मैंने तो गुस्से के आलम में अपना मोबाइल ही दीवार में दे मारा था। मुझे मालूम था ये लोग हमारे दुख में शरीक होने के लिए हमें फ़ोन हरगिज़ नहीं कर रहे, बल्कि चस्के लेने के लिए कर रहे हैं। मेरी आंखों में अब खून उतर रहा था। मेरे दिमाग में जो सोच मुसलसल रात से आ रही थी, मैं उसे झटक रहा था। मेरा दिल ये करने के लिए बिल्कुल भी रजामंद नहीं था। मेरे दिल में भी खौफ खुदा आ रहा था। लेकिन अब जो मेरे साथ हुआ था, मेरी अब बस हो गई थी। जितनी बदनामी हमारी होनी थी वो हो चुकी थी। मैंने अब सोच लिया था कि मुझे अब क्या करना है। मैं जानता था इसके बाद जो होगा वो बहुत गलत होगा, लेकिन मेरी रूह को सुकून मिल जाना था। मैंने अपनी माँ की जानिब एक नज़र देखा था। उनकी हालत बहुत नासाज थी। वो बिल्कुल निढाल होकर सोफे पर गिरी हुई थी। हालांकि वो शुगर की मरीज़ा थी, उन्हें खाना बर वक्त चाहिए था, लेकिन छोटी और भाभी कई बार उन्हें बोल चुकी थी कि अम्मी कुछ खा लें, पेट में जाएगा तो जान में जान आएगी, तभी तो कुछ सोच पाएंगी। लेकिन उन्होंने खाने को मुंह तक नहीं लगाया था और यही चीज़ मुझे तकलीफ दे रही थी। मैंने अपने भाई की जानिब एक निगाह देखा तो वो बिल्कुल काफ़ी टूटा हुआ महसूस हो रहा था। वो बड़ा भाई था, इस घर का बड़ा बेटा, इसीलिए अपने दुख अंदर ही रखे बैठा था। वो सब चीज़ों को लेकर चलने का आदी था। मैं अपनी जगह से एक झटके से उठा था और लंबे लंबे डंग भरता हुआ घर से बाहर निकल गया था। मैं गाड़ी में बैठा रोड पर इधर उधर फिर रहा था। मैं जो सोच रहा था अगर वो मैं कर लेता तो मेरा बदला पूरा हो जाना था। मेरी जो इज्जत खराब हुई थी वो वापस आ जानी थी। जिस तरह की अजियत हम महसूस कर रहे थे, मैं अलिशबा के ससुराल वालों को भी महसूस करवाना चाहता था। और फिर आखिर में असर के अजान के वक्त मैंने अपने इरादे मजबूत कर लिए थे और अपनी गाड़ी अंदरून शहर की जानिब मोड़ ली थी। मैं जिस जगह जा रहा था वहाँ से हमारी बदनामी का आगाज़ हुआ था। यानी अलिशबा का ससुराल मेरी गाड़ी के एक झटके से उनके दरवाजे के करीब रुकी थी और मैंने लात मार कर उनके घर का दरवाज़ा खोला था। बरामदे में ही वो माजूर शख्स, उसकी बीवी और उसकी छोटी बेटी बैठी हुई थी।
मैं लंबे लंबे डंक भरता हुआ उन लोगों के करीब पहुंचा था और उस लड़की का बाजू अपनी आईनी गिरफ्त में थाम कर घसीटते हुए अपने साथ ले जाने लगा था। उसकी माँ मेरे रास्ते में हाइल हो गई थी, मुझसे मिन्नतें करने लगी थी, मेरे आगे हाथ जोड़ने लगी थी, जबकि मैंने उस औरत को एक निगाह देखा था और गुस्से से बोला था, मेरे रास्ते में मत आओ, वरना तुम्हारी बेटी का अभी के अभी भेजा उड़ा दूंगा। तुम्हारे बेटे ने जो हमारे साथ किया है वो बिल्कुल माफ़ी के काबिल नहीं है। हम सारे जहां में बदनाम हो चुके हैं और जिस तरह से हमारे चेहरे पर कालक थोपी गई है, इस तरह से अब तुम्हारे चेहरे पर भी कालक थोपी जाएगी। जब तुम्हारी बेटी मेरे साथ बिना निकाह के रहेगी, ये बोलकर उस लड़की को अपने साथ घसीटता हुआ बाहर ले आया था। वो छोटे से मोहल्ले में रहते थे, इसलिए सभी अपने घरों से बाहर निकल आए थे, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि कोई भी मुझे रोक सकता। वजह मेरे हाथ में पिस्टल थी, जिसको देखकर सभी खौफ से लरज उठे थे। मैंने बाहर आकर सब पर एक तायराना निगाह डाली थी और फिर गाड़ी का फ्रंट डोर खोलकर उसे बेदर्दी से अंदर धकेला था और फौरन ही घूमकर गाड़ी में बैठकर अपनी अंदर से लॉक कर लिया था। इसका माजूर बाप दरवाजे पर बैठा मेरी मिन्नत कर रहा था, जबकि उसकी माँ मुसलसल मेरी गाड़ी का शीशा बजा रही थी, लेकिन मुझे किसी पर भी तरस नहीं आया था। थोड़ी देर बाद ही मेरी गाड़ी हवा से बातें कर रही थी। अंदर मौजूद वो लड़की मुसलसल मेरे आगे हाथ जोड़ रही थी, सरकार साईं, हमें जाने दे, हमारा कोई कसूर नहीं है। भाई साईं को पकड़े, हमारा इसमें कोई कसूर नहीं है। बाबा साईं ने उन्हें बहुत फ़ोन किए, अम्मा साईं तो हमारे तमाम रिश्तेदारों के घर में भी पूछ आई हैं, लेकिन उनका कोई इल्म नहीं है, सभी मना कर रहे हैं। सरकार साईं, खुदा के लिए मुझे घर छोड़ आएं। मेरे बाबा माजूर हैं, मेरी अम्मा बहुत बीमार रहती हैं, हमारे हाल पर रहम करें। जबकि मैंने बस एक खूनख्वार निगाह से उस रोती बसूरती लड़की को देखा था और उसके बाद उसकी आवाज़ मेरे कान के पर्दों से नहीं टकराई थी। वो काफ़ी दुबली पतली सी सांवली रंगत की वो लड़की काफ़ी पुरकशिश थी। उसने गुलाबी रंग का लिबास जेब तन किया हुआ था। घसीटने के बायस उसका दुपट्टा शायद गली में ही गिर गया था और वो खुद में ही सिमटने की कोशिश कर रही थी। मैंने जैसे ही इस चीज़ को महसूस किया तो गाड़ी को ब्रेक लगाया था और पीछे रखी चादर उसकी तरफ बढ़ाई थी, जबकि वो फौरन ही थाम कर अपने इर्द गिर्द लपेट चुकी थी। मेरी आंखें बाहर रास्ते पर मौजूद थीं। मेरे चेहरे पर अब एक मुस्कुराहट आ गई थी। मैं तो यही चाहता था कि उसके माँ बाप हद से ज़्यादा बीमार हो ताकि वो बेगैरत शख्स फौरन वापस आए, और अब उसे जब ये खबर मिलेगी कि उसकी बहन को मैं उठाकर ले गया हूँ तो वो यकीनन दौड़ कर आएगा, क्योंकि पहले रोज़ उसके बाप का लिया दिया अंदाज मुझे ये समझाने के लिए काफ़ी था कि वो अपने बेटे से राब्ते में है, और अब तो हर हाल में उस तक ये खबर पहुँचनी ही थी। मैंने गाड़ी को सीधा अपने पोर्च में लाकर रोका था और दूसरी तरफ से आकर गाड़ी का दरवाज़ा खोला था और उसे घसीट कर अंदर लाउंज में लाया था। वो मुसलसल रो रही थी और मेरे आगे हाथ जोड़कर अपील कर रही थी कि उसे माफ़ कर दिया जाए। उसने कुछ नहीं किया, लेकिन मेरी आंखों पर बदले की पट्टी बंधी हुई थी। इंतकाम की आग में मैं इतना झुलस चुका था कि मैं इस बात को बिल्कुल फरामोश कर गया था कि मेरे साथ मौजूद वो लड़की मासूम है, उसका इन सब चीज़ों में कोई लेना देना नहीं। लेकिन मेरे दिमाग पर बस एक ही बात सवार थी, जिस तरह से हमारी बदनामी हुई है इस तरह से ही उस आदमी की बदनामी भी होगी जिसने मेरी बहन को भगाया है। मैं उस लड़की को घसीटता हुआ घर के अंदर लाया था और अपनी माँ के कदमों में फेंक दिया था, जबकि मेरी माँ ने फौरन ही अपने पाँव समेट कर मुझे हैरान निगाहों से देखा था और मैं उस लड़की को खून आशाम निगाहों से देखते हुए बोला, ये रही आपकी बेटी का बदला। जब तक अलिशबा को ये हमारे हवाले नहीं करते तब तक ये लड़की हमारे घर मुलाजमा की तरह रहेगी। उससे वो सब काम करवाएं जो उसको जलील करने के लिए काफ़ी हो। अम्मी, इसको माफ़ नहीं करना। जबकि मेरी माँ ने एक पल मुझे देखा था और उसके बाद रोती बसूरती इस लड़की को देखा था जो बस हम सब की निगाहों से छुप जाना चाहती थी।
मैं ये बोल कर लंबे लंबे डंग भरता हुआ अपने कमरे में आकर अपना गुस्सा शॉवर के नीचे खड़े होकर कम करने लगा था। थोड़ी देर बाद खुद को पुरस्कून करने के बाद मैं सीधा नीचे आया था, जबकि वो लड़की मेरी अम्मी के बराबर में बैठी मुसलसल आंसू बहा रही थी और मेरी माँ हातम ताई बनी उसे चुप करवाने में मसरूफ थी। मेरा दिमाग एक पल में घूमा था और मैंने इस लड़की को बाजू से पकड़कर जमीन पर बेदर्दी से फेंका था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सोफे पर बैठने की? तुम्हारी औकात जमीन पर बैठने की है लड़की। आज तो तुमने ये हरकत कर ली। आइंदा के बाद तुम्हें मैंने हमारे घर की चीजों को इस्तेमाल करते हुए देखा तो किसी चूंटी की तरह मसल के रख दूंगा। जबकि वो कांप कर रह गई थी, मेरी अम्मा मेरे हाथ दबाते हुए बोली, ज़ीशान बस करो और इस लड़की को इसके घर छोड़कर आओ, क्यों तमाशा बना रहे हो? जबकि मैंने सर नफी में हिला दिया और गुस्से से लड़ते हुए बोला, मैं मरता मर जाऊंगा लेकिन इस लड़की को तब तक उसके घर छोड़कर नहीं आऊँगा जब तक वो लोग हमारी बहन हमारे हवाले नहीं करते। वो क्या समझते हैं कि हम कोई मामूली इंसान हैं जो हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहेंगे? उन्हें पता चलना चाहिए कि इन लोगों ने जिस घर की बेटी को भगाया है वो कौन है। मैंने ये बोलकर उस लड़की को खून आशाम निगाहों से देखा था और धाड़ते हुए बोला था, खड़ी हो और जाकर मेरे लिए चाय बनाओ, मगर ज़रा भी तुमने देर की तो वहीं आकर तुम्हें आग से जला दूंगा। उसे जैसे ही मेरा हुक्म मिला था वो भागने वाले अंदाज में वहां से गई थी। शायद वो मेरी नज़रों से दूर जाना चाहती थी। मेरी अम्मी मेरी जानिब देखते हुए आजिज़ी भरे लहजे में बोली, इस तरह से मत करो, अल्लाह ताला को जुल्म करने वाले पसंद नहीं हैं। वो लड़की मजलूम है, उसने कुछ नहीं किया। वो तो ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं है, गांव की रहने वाली है। जबकि मैंने माँ की नफ़ी करते हुए बोला था, अम्मा वो गांव की हो या ज़्यादा पढ़ी लिखी ना हो, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं है। जब तक मेरी बहन मेरे घर पर नहीं आएगी तब तक ये लड़की भी अपने घर नहीं जाएगी। 10 मिनट गुजर चुके थे लेकिन वो लड़की चाय लेकर हाजिर नहीं हुई थी। मैं फौरन ही अपनी जगह पर बैठा हुआ चिंगाड़ा था, तुम बाहर आ रही हो या फिर मैं आऊँ? मेरे बोलने की देर थी कि वो किसी बोतल की जिन की तरह मेरे सामने हाजिर हो गई थी। उसके हाथ बाकायदा कांप रहे थे, चेहरे पर भी नन्हे नन्हे पसीने चमक रहे थे। मैंने एक गुस्सेली निगाह से उसके वजूद को देखा था और झिपटने वाले अंदाज में चाय का कप पकड़कर लबों से लगाया था। इस लड़की को अम्मी ने इशारे से वापस किचन में जाने का ही बोल दिया था। मैं चाय पीने के बाद बाहर चला गया था। मेरा इरादा पुलिस स्टेशन जाने का था। वहां पर मौजूद एसपी मेरा बेहतरीन दोस्त था। मैं उससे इस हवाले से बात करना चाहता था कि मैंने एक लड़की को घर से उठा लिया है, कहीं मसला तो नहीं होगा। जबकि उसने मेरी तमाम रोदात सुनने के बाद यही बोला था, ज़्यादा मसला नहीं होगा, मैं मामला संभाल लूँगा। अगर वो लोग हमारे पास शिकायत लेकर आए जैसा उन लोगों ने किया है, तुमने बस उसका बदला लिया है, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जबकि मैं मुकम्मल तौर पर मुतमईन हो गया था। उसके साथ रात का खाना खाने के बाद मैं हशाश बशाश घर लौटा तो सामने ही मेरा भाई अपनी पुश्त पर हाथ बांधे मुझे घूर रहा था। मैंने उन्हें सलाम किया और उनकी बगल से निकलने लगा। मुझे मालूम था कि वो मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हैं। यकीनन वो मुझसे इस लड़की के हवाले से सवालों जवाब करना चाहते थे, लेकिन मेरा कोई इरादा नहीं था अभी किसी के भी सवाल के जवाब देने का। मैं आगे जाता उससे पहले ही वो गंभीर आवाज़ में बोले, ज़ीशान यहाँ आ जाओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, भागने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक पैर पर मुड़ा था और उनकी तरफ देखते हुए बोला, भाई आप जानते हैं मैं बुज़दिल नहीं हूँ और भागने वाले को बुज़दिल कहते हैं। वो सर असाबत में हिलाते हुए बोले, हाँ मालूम है मेरा भाई बुज़दिल नहीं है। लेकिन ना मर्दे, उनकी ये बात किसी चावक की तरह मेरे सीने में पैवस्त हुई थी। मैं उन्हें हैरान निगाहों से देखने लगा कि वो गुस्से से धाड़े, तुम्हें किसने कहा था कि उनके घर की बेटी को उठा ले आओ? ये कोई अच्छी बात है? तुम इस बात को क्यों फरामोश कर देते हो? तुम्हारी सिर्फ एक बहन नहीं थी बल्कि 2 बहनें हैं। तुमने इस लड़की को किस हैसियत से यहाँ रखा हुआ है? फौरन इस लड़की को उसके घर छोड़कर आओ, बस बहुत हो गया। जबकि इस बार मैं भी गुस्से से बोला था, मैं मरता मर जाऊंगा लेकिन इसको छोड़कर नहीं आऊंगा। जितनी बदनामी हमारी हो चुकी है अब मजीद मैं होने नहीं दे सकता। जितनी जिल्लत हमने बर्दाश्त की है वो लोग भी करेंगे। जबकि मेरा भाई गुस्से से चिंगाड़ते हुए बोला था,
وہ لڑکی معصوم ہے ذیشان، اس کی عمر محض 18 برس ہے، اس کا کیا قصور ہے؟ تم بے وجہ اسے کیوں سزا دے رہے ہو؟ جبکہ میں بھی تنگ ہو کر بولا تھا، واہ بھائی واہ، تو وہ لوگ ہمیں کیوں سزا دے رہے ہیں؟ ہم بھی تو معصوم ہیں، ہمارا بھی تو کوئی قصور نہیں۔ میرے پاس ہر سوال کا جواب موجود تھا، جبکہ میرا بھائی اب خاموش نگاہوں سے مجھے گھورنے میں مصروف تھا۔ میں اب اس کے سامنے سے جا نہیں سکتا تھا، اگر میں جاتا تو یہ بدتمیزی میں شمار ہونا تھا۔ میں تھوڑی دیر وہیں کھڑا اس کے بولنے کا انتظار کرنے لگا تھا۔ ایک طویل خاموشی کے بعد اس نے میری جانب دیکھا اور سنجیدگی سے چند الفاظ اپنے منہ سے نکالے تھے، تم ابھی کے ابھی اس لڑکی سے نکاح کرو گے، اور اگر تم نے اس چیز کے لیے منع کیا تو ذیشان فاروقی، میرا اور تمہارا رشتہ ختم ہو جائے گا۔ میں اپنی ماں، بہن اور بیوی کے ساتھ اس گھر سے چلا جاؤں گا، پھر تم اس لڑکی کے ساتھ اس گھر میں اکیلے رہنا اور اس پر ظلم کے پہاڑ توڑتے رہنا، تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ جبکہ اس بار میری بس ہو گئی تھی، میں کچھ کہتا لیکن وہ ہاتھ کھڑا کر چکے تھے، جس کا صاف مطلب تھا کہ انہیں جواب ہاں میں چاہیے۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد میں نے اپنی جانب سے رضامندی دے دی تھی۔ میں نے یہی سوچا تھا کہ جب تک الشبا گھر واپس نہیں آ جاتی تب تک میں اسے نکاح میں رکھوں گا، اور پھر اس کے بھائی کے سامنے اسے طلاق دے کر اپنے گھر سے نکال دوں گا، کیونکہ ویسے بھی وہ لڑکی میرے معیار کے مطابق نہیں تھی۔ میرے بھائی نے مولوی صاحب کو گھر ہی بلا لیا تھا، 4 بندوں کے درمیان ہی میرا نکاح بخیر و عافیت ہو گیا تھا۔ وہ بہت روئی تھی، لیکن اس کی میں نے ایک چلنے نہیں دی تھی۔ بھائی اسے پیار سے سمجھانا چاہتے تھے، لیکن میں نے ایسا بھی کرنے نہیں دیا تھا۔ اماں اسے اپنے کمرے میں رکھنا چاہتی تھی، لیکن میں نے صاف کہہ دیا تھا کہ یہ میری بیوی ہے اور اب سے یہ میرے کمرے میں ہی رہے گی، جبکہ اس لڑکی کا چہرہ دیکھنے کے لائق تھا۔ وہ احتجاج کرتی اس سے پہلے ہی میں اسے پکڑ کر کمرے میں لے آیا تھا۔ وہ فوراً ہی میرا ہاتھ چھوڑ کر باتھ روم میں بند ہو گئی تھی اور تیز تیز آواز میں رونے لگی تھی۔ میں نے کچھ نہیں کیا۔ سرکار سائیں، مجھے میرے گھر جانے دے، میں بے قصور ہوں، مجھے کیوں سزا دی جا رہی ہے؟ اس کا انداز بہت معصومانہ تھا۔ ایک بھولی بھٹکی مسکان میرے چہرے پر آئی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ لڑکی بدصورت تھی، لیکن زیادہ خوبصورت بھی نہیں تھی، مگر وہ بے حد معصوم تھی۔ میں خاموشی سے صوفے پر جا کر بیٹھ گیا تھا۔ مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ ایک تو اس کی عمر کم، دوسرا وہ میرے لیے صرف میرے دشمن کی بیٹی تھی، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ چند دن بعد یہ دشمن کی بیٹی میرے دل کی ملکہ بن جائے گی۔ بے شک نکاح کے چند بول میں اتنی طاقت ہے کہ کسی کا بھی دل اللہ تعالیٰ بدل سکتے ہیں۔ وہ میرے ساتھ میرے کمرے میں رہنے لگی تھی۔ میں اپنا ہر کام اس سے ہی کہتا تھا۔ میں نے بری طرح سے اسے اپنے آپ میں الجھایا ہوا تھا، جبکہ بعض اوقات وہ جھنجھلاتی تھی، مگر اس کے باوجود میرے کام وہی کرتی تھی۔ دھیرے دھیرے وہ بھی میرے ساتھ وقت گزارنے لگی تھی۔ اس نکاح کے بعد الشبا کا شوہر اگلے روز ہی گھر واپس آ گیا تھا، اور الشبا کے ساتھ ہی ہمارے گھر آ کر اپنی بہن کا مطالبہ کر رہا تھا۔ لیکن میں نے محض یہی کہا تھا، تم میری بہن کو طلاق دے دو، میں تمہاری بہن کو طلاق دے کر چھوڑ دوں گا، پھر تم لے جانا اپنی بہن کو۔ اور جب اسے یہ بات معلوم ہوئی کہ میں نے اس کی بہن سے نکاح کر لیا ہے تو اس کے چہرے پر ایک اطمینان سا آ گیا تھا، اور وہ محض یہ بول کر الشبا کا ہاتھ تھام چکا تھا، اسے کوئی سروکار نہیں ہے اپنی بہن سے، بس اپنی عزت کی فکر تھی۔ وہ تمہارے ساتھ بغیر نکاح کے رہ رہی تھی، لیکن اگر اب اس کا نکاح تمہارے ساتھ ہو چکا ہے تو اب اس کو تم اپنے پاس ہی رکھو۔ میں اب اسے لینے کے لیے نہیں آؤں گا، وہ ہمارے اب کسی کام کی نہیں ہے۔ وہ بہت روئی تھی، اپنے بھائی کے آگے ہاتھ تک جوڑ چکی تھی کہ اسے لے کر چلا جائے، لیکن اس کا بھائی اس کو وہیں چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ میں نے الشبا کو محض ایک نگاہ دیکھا تھا اور اس کے بعد میں نے اس کی جانب سے رخ پھیر لیا تھا۔ مجھے اس سامنے لڑکی کا رونا برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ وہ جتنی دکھ سے رو رہی تھی، میرا دل بھی اداس ہو گیا تھا۔ میری اماں نے اسے آگے بڑھ کر سینے سے لگایا تھا اور ہماری فیملی میں اسے اپنی فیملی کا حصہ بنا لیا تھا۔ اس لڑکی نے ہمیں بتایا تھا کہ وہ ان کی سگی بہن نہیں تھی، بلکہ اسے گود لیا گیا تھا۔ اس کی اماں تو پیار کرتی تھی، لیکن ابا اور بھائی اسے پیار نہیں کرتے تھے، اور جب مجھے یہ بات معلوم ہوئی تو میں بہت پچھتایا تھا کہ میں ایک ایسی لڑکی کے ساتھ ظلم کرنا چاہا تھا
جو پہلے ہی اتنی پریشانی کی زندگی گزار رہی تھی، اور اس کے بعد میں نے پوری شان سے اسے بیوی کا درجہ دیا تھا اور اسے اپنی زندگی میں شامل کر لیا تھا، جبکہ اب ہم میں سے کوئی بھی الشبا سے نہیں ملتے، کیونکہ اس لڑکی نے میرے باپ کی سالوں کی کمائی ہوئی عزت پر چند پل میں پانی پھیر دیا تھا۔